आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो सेट का पेपर फर्स्ट है उसकी टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमको ट्रू स्टेटमेंट बताता है। फुल डुप्लेक्स संचार द्विदिशात्मक होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, जो कि जाता है सही। एफएम रेडियो इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, जो कि जाता है वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, जो कि जाता है गलत। फिर देखो इन हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन both both devices can send and receive data at the same time, जो कि होता है गलत। both हाफ में एक ही टाइम होगा। A layered telephone is an example of half duplex communications, जो कि होता है गलत। देखो सबसे पहले क्या आता है 1956 के अंदर क्या होता है नॉलेज, नॉलेज के बाद में कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन के बाद में क्या होता है एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के बाद में हो जाता है एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद में होता है इवेल्युएशन। ठीक है, तो देखो फिर 2001 में कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिमेम्बर, रिमेम्बर के बाद में क्या होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड के बाद में अप्लाई होता है, अप्लाई के बाद में एनालिसिस होता है, एनालिसिस के बाद में इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन के बाद में क्लियर होता है। ठीक है, फिर देखो जो सिम्पसन होता है ना, वन वे, एक तरफा होता है। ठीक है, तो इसमें आता है टीवी, रेडियो जाता है, न्यूज़पेपर होता है, वो कितने से हो जाता है ना, तो हाफ डुप्लेक्स होता है, वन बाय वन होता है। ठीक है, फीडबैक आ जाता है, प्रेजेंट आता है। फिर फुल डुप्लेक्स में हो जाता है, टू वे हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ में बात करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो जाता है, फेस टू फेस हो गया, सिमुलेशन हो गया, फीडबैक, इंटरेक्टिव, टेलर्स, ईमेल, लेटर्स, ईमेल्स, ऑनलाइन मैगजीन्स हो गई, एसिंक्रोनस, सेम टाइम फीडबैक, सिंक्रोनस। फिर देखो व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज अमंग लार्ज ग्रुप, जो कि जाता है गलत, गलत हो जाता है। डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, ये हो जाता है इंटरपर्सनल, दो व्यक्ति के बीच प्रत्यक्ष आमने सामने संचार। कम्युनिकेशन इज थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, बुक्स हो गया, द सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो एंड द इंटरनेट, जो कि जाता है गलत हो जाता है। समाचार पत्रों, पत्रिका, पुस्तकों, सिनेमा, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो और इंटरनेट के माध्यम से संचालन किया जाता है। टॉकिंग और टॉकिंग टू वन सेल्फ, इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, जो कि जाता है कि देखो इंटरपर्सनल जो होता है ना, खुद से संचार से टॉक हो जाता है, ये कोई सोचना हो जाएगा, मेडिटेट हो गया, प्रेयर हो गया। इंट्रापर्सनल हो जाएगा दो व्यक्ति के बीच में, फेस टू फेस। फिर ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाता है थर्ड नंबर पे, जो दो या दो से ज्यादा लोग, या तीन लोग हो गए। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया। फिर आ जाएगा मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है सबसे बड़ा रूल, जिसके अंदर टीवी आ जाता है, रेडियो आ जाता है। देखो इंटरेक्टिव के अंदर टू होता है, जैसे कि सेंडर, मैसेज, रिसीवर होता है। ट्रांसजेक्शन का मतलब होता है सतत प्रक्रिया को क्रिएट टू मीनिंग। So the which of the following model of communication, कम्युनिकेशन के कौन कौन से मॉडल है, वेस्ली एंड मैकलन्स है, और थ्योडर, थ्योडर एम न्यूकॉम्ब है, कौन सा थ्योडर एम और न्यूकॉम्ब है। देखो रेस रेस्ले एंड मैकलियंस, ए वेल नोन कम्युनिकेशंस मॉडल दैट एक्सप्लेन मास कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, ये एक प्रसिद्ध संचार मॉडल है जो जन संचार और प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है। चौथा है थ्योडर एम न्यूकॉम्ब, संचार का अभिव्यक्त मॉडल प्रस्तावित करता है जो सामाजिक संबंधों और संतुलन संतुलन पर केंद्रित है। फिर आता है जॉर्ज गैबनर, गवर्नर मॉडल विकसित किया जो संचार को धारणा और प्रतिनिधित्व से जुड़ी एक प्रतिक्रिया के रूप में समझता है। इसलिए ये तीन वेद संचार मॉडल है। फिर आता है अदर मैक्सवेल और मेकॉम्सन डोनाल्ड्स, ये तो है वे एजेंडा सेटिंग सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, जो मॉडल जो संचार मॉडल के लिए नहीं है। यह बताता है कि मीडिया कैसे प्रभावित करता है कि लोग किसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इसे एक मूल संचार मॉडल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। फिर है ईएलए फेस्टिंगर, ज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत के लिए माना जाता है, जो एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। नॉन फॉर कॉग्निटिव
dishonest theory of psychology, not a communal model। फिर बात के अंदर आ जाता है, in which type of assessment do student measure their own progress against their previous performance rather than against external peers। तो आ जाता है इंसेंटिव, किस प्रकार के मूल्यांकन में छात्र बाहरी मानदंडों या साथियों के बजाय अपने पिछले प्रदर्शन के सापेक्ष अपनी प्रगति को मापते हैं। तो हो जाता है आइसेप्टिव मूल्यांकन। देखो फॉर्मेटिव जो होता है ना, वो हो जाता है इंटरपर्स the intention of using to identify scope and potential for improvement। सम्मेटिव जो हो जाता है ना, वो हो जाता है रैंक और परसेंटेज के लिए। तो होता है ये क्या बताता है, इट इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स। फिर रहता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, तब वो आ जाता है स्टैंडर्ड इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी। फिर आता है नॉन रेफरेंस टेस्ट, जो कहता है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। देखो रचनात्मक याद में सुधार की गुंजाइश और संभावना की पहचान। रचनात्मक मूल्यांकन अधिगम के दौरान कमजोरी एक का निदान करने और सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन अधिगम मानकों का निर्णय करने। योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में सामग्री उपलब्धि अधिगम मानकों का निर्णय करने के लिए किया जाता है। मानव संबंधित परीक्षण दक्षता दर्शाने वाले मानक, यह प्रदर्शन की तुलना एक निश्चित मानक या दक्षता मापदंड से करता है, अन्य छात्रों से नहीं। फिर आता है मानक संदर्भित परीक्षण प्रतिशतक क्रम और मानक स्कोर। मानक संदर्भित परीक्षण एक शिक्षार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक समूह के प्रदर्शन से करते हैं, इसलिए वे प्रतिशतक क्रम और मानक स्कोर का उपयोग करते हैं। फिर देखो आय शब्द मूल्यांकन वह है जिसमें छात्र अपने वर्तमान प्रदर्शन की तुलना अपने पिछले प्रदर्शन से करते हैं, नहीं कि सहपाठियों मानकों या बाहरी मानदंडों से। यह आत्म सुधार, व्यक्तिगत विकास और समय के साथ प्रगति पर केंद्रित करता है। सहपाठी मूल्यांकन पीयर असेसमेंट, छात्र एक दूसरे के कार्य पर मूल्यांकन करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट अधिगम के दौरान प्रतिपुष्टि देने और भविष्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाने वाला सतत मूल्यांकन। शीर्ष की प्रतिपुष्टि के माध्यम से सुधार करना है। योगात्मक मूल्यांकन समेटिव असेसमेंट पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, परीक्षा अंतिम टेस्ट समग्र उपलब्धियां ग्रेड कराना। गूगल ने 1998 में लार्ज पेजेंट सर्जरी बेरिन, फिर लिंक्डइन यह जाता है 2003 में रिल्ड हॉफमैन, फेसबुक 2004 में मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब आता है 2005 में चंद हल्ले, स्टेव चेन, जेविड करीम। फिर आता है ट्विटर आता है 2006 में जैक डोर्से एंड टीम। फिर आता है व्हाट्सएप 2009 के अंदर आया था जॉन कॉम एंड ब्रियन एक्टन। फिर बात करें अंदर इंस्टाग्राम, जो कि आता है 2010 के अंदर। 2010 के अंदर आता है केल्विन शीस्ट्रोम एंड माइक केरिकर। फिर आता है हमारा टेलीग्राम 2013 के अंदर। पवन थ्रू टिकटॉक आता 2016 में। बाइट डांस, वंदे मातरम means hi to the mother or I salute three motherland। It is a patriotic song composed by Banking Chandra Chattopadhyay and was originally included in his novel Anand Math। Important facts, written in Sanskrit as Bengali, first published in 1882, played a major role in India's freedom movement। The first two stanzas were adopted as the national song of India। फिर रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शशामलम मातरम वंदे मातरम सुमयोजित फुल कुसुमित धूम्र सलभूषणी सुहासिनी सुमधुर सनी सुखदम वरदम मातरम वंदे मातरम। फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबाक, डिफरेंट इंजन बेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर देखो बाद के अंदर आ जाता है, हमको मैच करना है। देखो बोधायन जो है उन्होंने लिखा था सूत्र गणित और जीनोमिक्स। नागार्जुन जो है वो थे रस रत्नाकार। कौन थे? रस रत्नाकार थे। और ब्रह्मगुप्त है
ब्रह्मगुप्त थे ब्रह्म स्फुट सिद्धांति का इन्होंने दिया था। क्या दिया था? ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का। जो विष्णुगुप्त थे अर्थशास्त्र से रिलेटेड, किस अर्थशास्त्र से रिलेटेड थे? ठीक है। बौद्धायन जो दिया वो किसने दिया था? शुल्क सूत्र ने। नागार्जुन जो है उन्होंने क्या दिया था? रस रत्नाकर। ठीक है। और ब्रह्मगुप्त थे ब्रह्म स्फुट सिद्धांति का। विष्णुगुप्त जो थे वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड थे। देखो बौद्धायन शुल्क सूत्र के लेखक जो एक प्रारंभिक गणितीय और ज्यामितीय ग्रंथ है जिसमें वेदी निर्माण के नियम और पाइथागोरस प्रमेय के शुरुआती संदर्भ शामिल है। नागार्जुन ने रचनाकार लिखा जो प्राचीन भारत में रस शास्त्र, कीमिया, धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान एक शास्त्रीय ग्रंथ है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका के लेखक है जो गणित और खगोल विज्ञान एक मूलभूत ग्रंथ है जिसने शून्य ऋणात्मक संख्या और बीजगणित के नियमों को प्रस्तुत किया। विष्णुगुप्त जिन्हें चाणक्य या कौटिल्य के नाम से व्यापक रूप से जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र लिखा जो राजनीति, अर्थशास्त्र, राज्य कला और सैन्य रणनीति के एक ग्रंथ है। फिर बाद के अंदर आ जाता है, देखो पाणिनि जो थे वो अष्टाध्यायी थे। उन्होंने पाणिनि प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक है जो शास्त्रीय भारतीय भाषा विज्ञान का मूल ग्रंथ है। भर्तृहरि वाक्य पद्य थर्ड भर्तृहरि ने वाक्य पद्य ये लिखा जो स्फोट सिद्धांत पर केंद्रित भाषा दर्शन का पर एक उत्कृष्ट ग्रंथ था। कणाद जो थे वैश्विक सूत्र दिया था उन्होंने। सेकंड कणाद ने भारतीय दर्शन के वैश्विक संप्रदाय की स्थापना की और वैश्विक सूत्र की रचना की। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर प्रमुख महाभाष्य लिखा था। फिर देखो जो शंकर थे ना, उन्होंने वेदांत सूत्र और भगवत गीता लिखी थी। रामानुज ने हमारे दिए थे भगवत वेदांत सूत्र श्री भाष्य। और विद्यापीठ जो थी ना उन्होंने दिए थे हमारे बिहार की बोली। और भास्कराचार्य जो थे ना बीज गणित और खगोल विज्ञान लीलावती। ठीक है। देखो विद्यापति बिहार के मध्यकालीन कवि और लेखक थे। उन्होंने मैथिली और प्रारंभिक हिंदी बोलियां बिहार की बोली में लिखा था। भास्कर बीज गणित और खगोल विज्ञान भास्कर द्वितीय भास्कराचार्य को संदर्भित करता है जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। उन्होंने लीलावती अंक गणित और बीज गणित लिखा। साथ ही सिद्धांत शिरोमणि जैसे कार्यों में खगोल विज्ञान में भी योगदान दिया। और जो शंकर थे वेदांत सूत्र और भगवत गीता आदि शंकराचार्य एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र भगवत गीता और उपनिषदों पर भाष्य लिखे। उन्होंने वेदांत अद्वैतवाद का प्रचार किया। रामानुज वेदांत सूत्र रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत गुरु विशिष्ट के दार्शनिक संत थे। उन्होंने ब्रह्म वेदांत सूत्रों पर प्रसिद्ध भाष्य लिखा था। फिर देखो जो तक्षशिला था ना, राजा तक्ष उस पीरियड था इसका 6 BC। पाकिस्तान के अंदर है वैदिक वेदास पॉलिटिक्स मेडिसिन। नालंदा जो है को मारगुप्त फर्स्ट ने कराया था 5th से 427 AD। और ये बिहार के अंदर है बुद्धिस्ट स्टडीज लॉजिक के बारे में। फिर आता है विक्रमशिला धर्मपाल 8th CE बिहार के अंदर है ये विक्रमशिला धर्मपाल। और ये 8th CE के अंदर बिहार में ये टेंट्रिक बुद्धिज्म। और वल्लभी जो है ये है हमारे मत्रिका किंग 6th CE गुजरात के अंदर लो हिमालय बुद्धिज्म। और ओदंतपुरी गोपाला 8th CE बिहार बुद्धिस्ट स्टडीज। जोगा जोगडला रामपाला 11th CE बंगाल विजयाना बुद्धिज्म। और संपूर्ण धर्मपाल 8th CE बांग्लादेश बुद्धिज्म फिलोसॉफी। फिर देखो जो नालंदा है वो आ जाता है हमारा कहाँ पे आता है बौद्ध मठवासी विश्वविद्यालय। और उदयपुरी जो है वो आ जाता है हमारे बिहार आधारित बौद्ध विश्वविद्यालय। ठीक है। और नवदीप जो है वो आ जाता है हमारा वैष्णववाद का केंद्र है हिंदू शिक्षा केंद्र। और कांची जो है वो आ जाता है हमारा हिंदू और जैन शिक्षा केंद्र। जितने विश्वविद्यालय हमको अब इनको क्रम में बताना है। देखो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन जो है CABE जो वो हुई थी हमारे 1920 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? कब हुई थी? 1920 के अंदर हुई थी। CABE is the Central Advisory Board
advisory body on education. CABA is the oldest advisory body on education in India. It was established by the British government in 1920. कब हुई थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1920 के अंदर सेंटर हुआ है 1970 1919. It advises both the central and state governments on education policies. It acts as an coordinating body between different education authority. ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जो है वो 1953 है क्या है स्टेचरी ऐसा राधा कृष्ण आयोग जो यूजीसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1953 इट बिकम द स्टेचरी बॉडी थ्रू द यूजीसी एक्ट 1956 कब बनी यूजीसी ये स्टेचरी बॉडी ये बनी थी यूजीसी का एक्ट आया था 1956 उसके दौरान बन गई थी फिर था इट कोऑर्डिनेट determines and maintain standards of higher education in India through grants to university and colleges फिर आता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 IGNOU was established by the Act of Parliament in 1985. It is India's largest open and distance learning university. It is a democratized education and provide opportunity to learn who cannot attend regular institution. फिर आता है नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी 2019 से 2020 एनएमसी was created through the National Medical Commission Act 2019. It replaced the Medical Counseling of India (MCI). The commission became operational in 2020. It regulates medical education and medical professionals in India. National Education Technology Forum (NEP) 2020. NETF was proposed under the National Education Policy (NEP) 2020. It is enhances an autonomous platform for the free exchange of ideas and technology in education among the listed bodies. It is the most recent initiative. ये देखो सीएसआर जो है 1992 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल सीएसआर नेट कृषि शिक्षा फिर आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 एजुको रीऑर्गेनाइज 1965 के अंदर एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च कृषि शिक्षा विभाग से रिलेटेड है फिर आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1949 मेडिकल रिसर्च के लिए थे फिर जैसे एचआरडीसी फॉर्म एआरसी 1987 ओरिएंटेशन एंड रिफरेंस कोर्सेज फॉर टीचर फिर देखो एआई एआईसीटी 1945 1987 स्टेचरी बॉडी एनसीटीई 1973 1995 नैक जो है 1994 एनबी है जो है 1994 फिर आईएसएसआर 1969 आईसीएचआर 1972 आईसीपीआर 1970 आईएएस 1965 ठीक है फिर देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नीति 2020 के दृष्टिकोण में निम्नलिखित को परिभाषित करना है देखो सबसे पहले भारतीय परंपराओं में निहित एक शिक्षा प्रणाली है फिर आता है भारत को एक समतापूर्ण और जीवन ज्ञान समाज में बदलना है ठीक है फिर मूल कर्तव्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति एक गहरा सम्मान जो है विकसित करना है फिर आता है बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति एक सचेत जागरूकता है ठीक है फिर आता है शिक्षार्थियों में होने वाले गहरा गौरव पैदा करना है फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक स्कूली और उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की तो वो जाता है 50% उच्च शिक्षा जीई या 50% बाई 2030 स्कूली शिक्षा जीआर जो 100% बाई 2020 फिर बात के अंदर आता है एनईपी 2020 के अनुसार बेसिक शिक्षा के पाठ्यचर्या ढांचे के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है नहीं है वो होता है शिक्षा में कला जो कि नहीं है बुनियादी शिक्षा है सतत शिक्षा है व्यावसायिक कौशल विकास है और आवश्यक जीवन कौशल भी है फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नीति 2020 की प्रमुख सिफारिशों में से एक भारत में उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के क्लस्टर से स्वायत्त कॉलेज की स्थापना है फिर बाद के अंदर आ जाता है भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीति 2020 की निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें की गई है तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ की शुरुआत की गई जो कि सही सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता है जो कि हो जाता है सही फिर बाद के अंदर आ जाता है व्यवसाय शिक्षा का मुख्य धारा शिक्षा में एकीकरण है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे की स्थापना जो भी हो जाता है सही आप आगे देखेंगे
फिर देखो इसमें है मॉक टेस्ट टू राजस्थान शहर के लिए स्वनिर्मित शिक्षा सेल्फ रेगुलेटर लर्नर जो है स्वयं है, विषय है, कार्य है और अधिगम की रणनीतियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अब हमें इसको अरेंज करना है फोटोकेमिकल स्मोक फोटोकेमिकल के निर्माण के लिए नियमों का सही व्यवस्थित करना है हमको। ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सनलाइट सनलाइट का निर्माण होगा। फिर बाद के अंदर सॉरी सॉरी सबसे पहले होगा इमिशन ऑफ नॉक्स एंड वॉक्स ये सारे के सारे निकल जाएंगे फिर सनलाइट आएगी। सनलाइट के बाद में क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन O3 एंड पीएन आ जाएगा। फिर आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्राउनिश हेज। देखो स्मोक के अंदर क्या होता है फॉग होता है और स्मोक होता है स्मोक के अंदर। अब ये जो स्मोक होता है ना वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है लंदन टाइप एक होता है लॉस एंगल टाइप। लंदन टाइप के अंदर क्या होता है SO2 जो है वो विंटर स्मोक। ठीक है। और जो लॉस एजेंडा है वो तो केमिकल स्मोक स्मोक हो जाती है स्मोक। अब इसमें देखो प्रकाश प्रकाश रासायनिक धुंध है फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण। सबसे पहले क्या होता है नॉक्स और वॉक्स का उत्सर्जन होगा। वाहन उद्योग और विद्युत संयंत्रों नॉक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। फिर बाद के अंदर कहते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य का प्रकाश UV किरणें फोटोकेमिकल रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। फिर बाद में आ जाता है ओजोन O3 और पेन का निर्माण हो जाता है। नॉक्स और वॉक्स की अभिक्रिया O3 से O3 और पेन एल्डिहाइड और अन्य ऑक्सीडाइज बनते हैं। फिर बाद के अंदर आता है भूरे रंग की धुंध ब्राउनिश हेज का निर्माण। ऑक्सीडेंटिक के समय भूरे रंग की धुंध बनती है जिसे प्रकाश रासायनिक धुंध तो केमिकल स्मोक कहते हैं। फिर बात करें निम्न में से मीथेन के प्रमुख स्रोत पहचानिए। तो वो हो जाता है हमारा लैंडफिल से। ठीक है। और वेटलैंड भी है मीथेन वहां से भी मिलती है पेडलैंड से भी मिलती है माउंटेन रिवर से नहीं मिलती सोर्स जो है लैंडफिल से मिलती है वेटलैंड से मिलती है पेडीफिल से मिलती है। फिर देखो हमको मिलाना है। देखो जो ईमेल है वो आती है टूल फॉर फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन किसके लिए है फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए टूल है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो क्या है वो क्या है रिमोट टीचिंग है और लाइव क्लासेस के लिए ये होता है। फिर आ जाता है डिस्कशन डिस्कशन फॉर्म्स जो है वो आ जाता है हमारा फीडबैक एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स है। और प्रोजेक्टर्स आ जाता है हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन आ जाते हैं क्या कहते हैं विजुअल प्रेजेंटेशन। देखो ईमेल का उपयोग औपचारिक लिखित संदेश सूचनाएं असाइनमेंट आदि भेजने के लिए किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑनलाइन लाइव शिक्षा आभासी कक्षाओं और दूरस्थ बैठकों के लिए उपयोग किया जाता है। चर्चा मंच जो है मन छात्रों को विचार साझा करने विषय पर चर्चा करने और राय देने की अनुमति देते हैं। प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्टर दृश्य रूप में शिक्षण का समर्थन करने के लिए स्लाइड वीडियो और चित्र प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है कि समिति ने विश्वविद्यालय और शिक्षा को राज्य सूची की संवर्धित सूची में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था। तो है पीएम सप्रू समिति जो है राज्य सूची को किसमें संवर्धित सूची में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1976 के अंदर हुआ था। शिक्षा जो थी ना पहले राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार को जो है कानून बना सकती थी लेकिन बाद में उसे क्या हो जाता है संवर्धित सूची कौन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिसके अंदर राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है जिसको बोलते हैं केंद्र सूची। फिर देखो अंडर द आईसीटी इनिशिएटिव ऑफ MOE which of the following provides hands-on experience on embedded systems। तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारा फॉसिल से ज्यादा ओपन और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है ये एक तरीके की वर्चुअल लैब बताती है जो कि क्या होती है IIT बॉम्बे के द्वारा बनाई गई है या ऑनलाइन लैब है। तथा ये यंत्र है जो है ये अंदर जो है रोबोटिक्स से पहली बार IIT बॉम्बे ने की थी। शोध गंगा जो है वो थीसिस रिपोजिटरी के लिए होता है। देखो शोध गंगा डिजिटल रिपोजिटरी शोध गंगा जो है PhD थीसिस का एक डिजिटल भंडार है। और फोसी जो है खुला स्रोत सॉफ्टवेयर उपकरण सिमुलेशन उपकरण जैसे सोसी लैब ओपन मोडिलिका वर्चुअल लैब जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स सेंसरों में प्रयोग को दूरस्थ रूप से सीखने की ऑनलाइन प्रयोगशाला। ये अंदर IIT बॉम्बे की रोबोटिक्स पहल जो हार्डवेयर किट और प्रशिक्षण प्रदान करती है। शोध गंगोत्री जो है सिनोप्सिस के लिए होती है गंगा जो होती है थीसिस के लिए होती है जो सिंधु है वो ईस ओटियस के लिए शुद्ध है जो प्लेगरिज्म को बताती है। चक्र जो है रिसर्च साइकिल और ट्रैकिंग के लिए होता है। ठीक है। फिर बाद के अंदर आता है बल्लो के SMCR मॉडल में सी का क्या अर्थ है।
तो सी जो है वो चैनल बताता है, एस का मतलब होता है सोर्स या सेंडर, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल, आर का मतलब रिसीवर। फिर आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज इक्वल टू, जो है एनपीपी जो है होती है जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन। जीपीपी पे ग्रोस रेस्पिरेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो साहित्य समीक्षा लिटरेचर रिव्यू के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? साहित्य समीक्षा शोध प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग नहीं है, ये गलत होता है। साहित्य समीक्षा समय लेने वाली और नाशजनक होती है, लेकिन यह लाभदायक भी होती है। यह आपको आपकी रुचि के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान भंडार से परिचित होने में सहायता करती है। यह अध्ययन के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। फिर देखो साहित्य समीक्षा किसी विषय पर मौजूद पुस्तकें, जर्नल्स, लेखों, थीसिस, रिपोर्टों और विश्वसनीय वेब स्रोतों का एक व्यवस्थित सर्वेक्षण और राष्ट्रमंडल विश्लेषण है। यह मैप कर दिए कि पहले से एक ज्ञात क्या ज्ञात है, उसका अध्ययन कैसे किया गया है, क्या अंतराल गेम से बचे हैं और आपका अध्ययन इसमें किससे कैसे फिट बैठता है। साहित्य समीक्षा शोध प्रक्रिया एक अभिन्न आवश्यक हिस्सा है। यह समस्या कथन, उद्देश्यों, परिकल्पनाओं, विधियों और व्याख्या का मार्गदर्शन करती है। इसे छोड़ने पर कार्य है कि पुनरावृत्ति, कमजोर विद्या का उपयोग या असीमित असमर्थित निष्कर्ष निकालने का जोखिम होता है। सत्य समीक्षा समय लेने वाली और निराशजनक होती है, लेकिन यह लापरवाही होती है। सत्य इसमें प्रयास लगता है, खोज, छानबीन, पठन, संश्लेषण, लेकिन यह आपको प्रश्न को तेज करके त्रुटियों से बचाकर लाभ देती है। यह आपको अपनी रुचि के क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान भंडार से परिचित होने में सहायता करती है। सत्य यह है एक मूल कार्य आपको विषय से संबंधित सिद्धांतों और निर्माणों, चरों और मापों, निष्कर्षों की पहचान करना। यह अध्ययन के लिए सैद्धांतिक पृष्ठभूमि प्रदान करती है। सत्य यह हो जाता है समीक्षा उन रूपरेखा और मॉडलों को सामने कहलाती है जो आपके अवधारणात्मक सैद्धांतिक ढांचे का आधार बनते हैं। फिर एक कक्षा में शिक्षक को निम्न में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो वो है एक दिशीय संचार जो कि होता है कहलाता है, अंतर सांस्कृतिक प्रस्ताव भी है और छात्र पुष्टि भी है, लचीला वातावरण भी है, परामर्श काउंसलिंग से बचना जो कि होता है गलत। इधर का उदाहरण इकोसिस्टम के बजाय इकोलॉजी का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, तो होता है प्रेडेटर पर इंट्रोडक्शन। कोरल रीफ जो है मेराइन इकोसिस्टम है और प्री प्रेडेटर जो है इकोलॉजी को बताता है। पॉन्ड जो है वो क्या है, एक इकोसिस्टम है। और ट्रोपोलॉजी ट्रोपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि एक इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एन नेचुरल इकोसिस्टम कंटेनिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट। पॉन्ड है, पॉन्ड इज ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम विद इंटरैक्टिव बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। स्टडी ऑफ प्रेडेटर पर इंटरेक्शन करेक्ट इज एन इकोलॉजिकल स्टडी दैट एग्जामिन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। कोरल रीफ इज ए मेरन इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ कोरल, फिशेस, एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। फिर आता है नदियों को नालंदा के से सही रूप से अलग करती है। दो आती है नदिया टोलो हिंदू अकेडमी का एक समूह था, जबकि नालंदा एक अवश्य विश्वविद्यालय था। नदिया टोलो हिंदू लर्निंग का एक समूह था, जबकि नालंदा एक अवश्य विश्वविद्यालय था। जो नदिया वेस्ट बंगाल हिंदू लर्निंग सेंटर है और 3 सेंटर्स आ जाते हैं इसके अंदर, नवदुर्ग, शांतिपुर, गोपालपुर। और यूनेस्को साइट जो है नालंदा बिहार बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, लाइब्रेरी, धर्मगंज मेंस एंड एस्ट्रोनॉमी के विश्व के सबसे पहले अश्व विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त फाउंडर 47 एडी। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।